Hello, good morning, students. Class 11th, lesson number 4, Landscape of the Shoal. नतले ट्रोवेरोय ऑथर नेम है, ठीक है, नतले ट्रोवेरोय। और लेसन है लैंडस्केप ऑफ द शॉल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दरअसल इस लेसन में ऑथर ने क्या है कि मतलब अलग एक डिफरेंट कल्चर की, अलग संस्कृति की और अलग जो वहाँ से संबंधित जो कहानियाँ हैं, ठीक है ना, उनके बारे में मतलब कि वो जैसे कि ऑथर ने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है, एक्सप्लेन किया है, वही हम पढ़ेंगे। अब ये कहता है कि अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दाओजी who lived in the 8th century। कहता है कि अ वंडरफुल ओल्ड टेल, एक बड़ी विचित्र या अजीब कहानी, टेल होता है कथा या कहानी, इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दाओजी, जो कि वू दाओजी नाम के पेंटर के बारे में कही जाती है। हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो 8वीं सदी में हुआ था। कहता है कि इस लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशन बाय द टैंग एम्परर ज्वांगजोंग टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। कहता है कि कहता है कि इस लास्ट पेंटिंग वाज अ लैंडस्केप, और उसकी जो आखिरी जो चित्र था वो एक अपने आप में एक भित्ति चित्र था, मतलब भूमि का चित्र था, भूमि का दृश्य था, जो कि कमीशनड बाय द टैंग एम्परर, जिसको कि तांग जो सम्राट राजा था उसने उसको बनाने के लिए ऑर्डर किया या कहा, जुआंग जोंग जिसका नाम था। और किस बात के लिए? टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, मतलब पैलेस महल, वॉल दीवार, टू डेकोरेट सजाना, महल की दीवार को सजाने के लिए उसने ऑर्डर किया। द मास्टर हैड हिडन his work behind a screen so only the emperor would see it। कहता है कि द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड, और कहता है कि जो चित्रकार था वह उसके पर्दे के पीछे छुप गया। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, और केवल सम्राट ही ने ही उस चित्र को देखा। कहता है कि फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर द वंडरफुल सीन, discovering a forest, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight। और कहता है कि फॉर अ लॉन्ग वाइल, काफ़ी देर तक राजा ने एडमायर्ड, प्रशंसा की, द वंडरफुल सीन, उसमें जो विचित्र दृश्य थे उनकी, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, और उसके अंदर आने वाले वन, हाई माउंटेन्स, ऊंचे पहाड़, वाटरफॉल्स, झरने, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, और विस्तृत आकाश में उड़ते हुए बादल, तैरते हुए बादल, फ्लोटिंग तैरना उड़ना, मैन ऑन हिली पाथ्स, और व्यक्ति जो कि पहाड़ी रास्तों पर जा रहे थे, बर्ड्स इन फ्लाइट, और पक्षी उड़ रहे थे। यानी ये सब किस में था? उस पिक्चर में, वो उस वंडरफुल सीन में। कहता है कि लोग शेयर द पेंटर, पेंटर ने, चित्रकार ने कहा कि देखिए श्रीमान जी, इन दिस केव, इस गुफा में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट। कहता है कि जो गुफा, इन दिस केव, इस गुफा में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो गुफा किसी पर्वत या पहाड़ की बिल्कुल तलहटी में है, फुट मतलब तलहटी, बिल्कुल नीचे है। ड्वेल्स आ स्पिरिट, ड्वेल्स होता है रेजिडेंस, मतलब निवास करती है, स्पिरिट एक आत्मा, जिसमें एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, और चित्रकार ने अपने हाथों से ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड, और गुफा का रास्ता खुल गया। एंट्रेंस रास्ता, केव गुफा, ओपन खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, अंदर बहुत ही शानदार दृश्य था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, जिसके बारे में कोई शब्द भी नहीं कहे जा सकते। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे,
कृपया करके मुझे आप रास्ता दिखाएं। द पेंटर एंटर्ड द केव, और चित्रकार गुफा के अंदर प्रविष्ट हो गया। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, पर उसके अंदर जाते ही गुफा का रास्ता बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर, इससे पहले राजा हैरान होता, कुड मूव और अटर अ वर्ड, और वहाँ से हिलता या कोई शब्द कहता, द पेंटिंग हैड वैनिस्ड फ्रॉम द वॉल, वो चित्र ही दीवार से गायब हो गया। वैनिस्ड होता है गायब हो जाना। कहता है कि नोट अ ट्रैश ऑफ वो दाऊजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, और वो दाऊजी के ब्रश के द्वारा बनाए गए चित्र के तो एक मतलब कि एक ब्रश का निशान तक नहीं रहा वहाँ। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और चित्रकार को दोबारा इस दुनिया में फिर कभी नहीं देखा गया। उसके बाद कहता है सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, और इस तरह की जो कहानियाँ हैं ना वो चीन की शास्त्रीय शिक्षा में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कहता है कि द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ देम, और कन्फ्यूशियस और जुआंगजी की पुस्तकें इनसे भरी पड़ी हैं। उसके बाद कहता है कि दे हेल्प्ड द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन, और वो मास्टर की उनके शिष्य को सही दिशा में निर्देशित करने में मदद करते हैं। बियॉन्ड द एनिसीडोट्स, और इन दंत कथाओं से अलग भी। एनिसीडोट्स मतलब छोटी छोटी कथाएं, कहानियाँ, उपकथाएं, दंत कथाएं, जो भी बोलेंगे आप। कहता है कि दे आर डीपली reveling of the spirit in which art was considered। कहता है कि और इन दंत कथाओं से परे दे आर डीपली रिवेलिंग ऑफ द स्पिरिट। कहता है कि ये एक कहानियाँ ही नहीं बल्कि एक ऐसी आत्मा को दर्शाती हैं। दे आर ये हैं डीपली रिवेलिंग मतलब गहन रूप से दर्शाती हैं द स्पिरिट आत्मा को, इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, जिसमें कि मतलब कला का चित्र व्यक्त किया गया था या उसमें कला दिखाई गई थी। कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी, इस कहानी से अलग, और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड। कहता है कि और इस कहानी के विपरीत एक चित्रकार के बारे में दूसरी और कहानी है, ठीक है ना। कॉन्ट्रास्ट द स्टोरी, इस कहानी से अलग है, और अनदर फेमस वन, एक अलग से प्रसिद्ध कहानी है अबाउट अ पेंटर, एक चित्रकार के बारे में, हु वुड नॉट ड्रा द आई ऑफ अ ड्रैगन, जो किसी ड्रैगन की आँख को नहीं बना सका, चित्रित कर सका। ही हैड पेंटेड, जो ड्रैगन उसने बनाया था। फॉर फियर, और डरते हुए, इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि कहीं वह उस चित्रकारी में से उड़ न जाए। इस भय के कारण उसने उसकी आँख नहीं बनाई ड्रैगन की। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, और कहता है कि यह इस तरह की प्राचीन कहानी मेरे देश फ्लैंडर में एक काफ़ी दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव, जिनको कि मैं बहुत अधिक प्रचलित मानता हूँ, ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, पश्चिमी जगत की चित्रकारी के अपेक्षा, जिनको कि मैं पश्चिम जगत की चित्रकारी की अपेक्षा बड़ी प्रचलित या अच्छी मानता हूँ। कहता है कि इन 15th सेंचुरी एंटवर्प अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्वेंटम मैट्सिस द फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। कहता है कि 15वीं सदी में एंटवर्प, जो एंटवर्प, कहता है कि अ मास्टर ब्लैक स्मिथ, एक बड़ा निपुण लोहार था एंटवर्प में, ठीक है ना। इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, 15वीं सदी में एंटवर्प जो द्वीप या जो देश था उसमें अ मास्टर ब्लैक स्मिथ, एक बड़ा निपुण लोहार था, कॉल्ड क्वेंटिन मैट्सिस। कहता है कि जो कि वह एक क्वेंटिन मैट्सिस नाम का जो वो का एक चित्रकार था, ठीक है ना। फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। कहता है कि जो ब्लैक स्मिथ जो लोहार था, क्वेंटन मैट्सिस नाम का लोहार था, वह
एक चित्रकार की बेटी के प्यार में फंस गया। कहता है कि द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, और उस लड़की का पिता अपने दामाद को, सन इन लॉ मतलब दामाद को, वुड नॉट एक्सेप्ट नहीं मान रहा था, सच अ प्रोफेशन कि वो उसके काम से लोहार हो, ऐसा नहीं मानता, नहीं पसंद करता था। सो क्वेंटन स्नेक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो, इसलिए क्वेंटिन ने एक दिन, स्नेक्ड होता है घुस जाना, चोरी छिपे से, सेंध लगाना, इनटू द पेंटर स्टूडियो, वह पेंटर के स्टूडियो में उसने सेंध लगाई या चोरी छिपे से घुस गया उस लड़की के पिताजी के स्टूडियो में, एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल, और उसके पिताजी का जो सबसे ताज़ा पैनल था उसके ऊपर उसने एक मक्खी का चित्र बनाया। विद सच डेलिकेट रियलिज्म, जो इतना वास्तविक दिखते थे, दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे, कि मालिक ने या उस लड़की के पिता ने इसको स्वेट इट अवे मतलब इसको उड़ाना चाहा। बिफोर ही रियलाइज, इससे पहले उसको महसूस हो व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या है ये, उसने उसको उड़ाना चाहा। क्वेंटिन वाज इमीजिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, और कहता है कि क्वेंटिन ने शीघ्र ही उसके स्टूडियो में एक शिष्य के रूप में उसने शामिल कर लिया। ही मैरिड हिज बिलाउड, और उसने अपनी प्रेमिका से शादी की, बिलाउड प्रेमिका, एंड और वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और वह अपनी उम्र के चित्रकारों में सबसे मतलब कि प्रसिद्ध चित्रकार बना। दीज टू स्टोरीज इलुस्ट्रेट, ये दो कहानियाँ जो हैं ये स्पष्ट करते हैं व्हाट ईच फ्रॉम ऑफ आर्ट इज़ ट्राइंग टू अचीव। कहता है कि ये दोनों कहानियाँ स्पष्ट करते हैं कि कला के प्रत्येक रूप में मतलब पूर्णतया प्राप्त करने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है ना, ऑफ आर्ट इज़ ट्राइंग टू अचीव, जिसमें प्राप्त करने की कोशिश की जा सकती है अ परफेक्ट, एक परिपूर्णता। इल्यूशनेटिक लाइकनेस इन यूरोप, पर यूरोप में यह एक दृष्टि भ्रम रहा है। किसका? द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, मतलब वहाँ पर किस बात का, कि एशिया में तो आंतरिक जीवन और वहाँ पर आत्मा का सारांश, मतलब इन दो चीज़ों में एक अलगाव रहा है। ठीक है, मतलब कहने का है कि एशिया में तो जैसे क्या कि भाई आत्मा का सारांश या आत्मा के बारे में, और वहाँ यूरोप में द एसेंस ऑफ इनर लाइफ, मतलब आंतरिक जीवन का जो आधार है वो, यानी इन सब से संबंधित दोनों में दिखाया गया है, लेकिन दोनों में असमानता है। इन द चाइनीज स्टोरी, और चाइनीज कहानियों में, द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड एप्रिसिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। कहता है कि द एम्परर सम्राट, कमीशंस अ पेंटिंग मतलब कहता है कि एक चित्रकारी बनवाता है, ठीक है, और कहता है कि एंड एप्रिसिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस, और इसके बाहरी दिखावे की बड़ी प्रशंसा करता है। बट द आर्टिस्ट रिवेल्स टू हिम, कहता है कि लेकिन कलाकार अपनी कलाकृति को सही स्पष्ट नहीं कर पाता। इट्स आउटर अपीयरेंस, कहता है कि परंतु कलाकार अपनी, बट लेकिन द आर्टिस्ट कलाकार रिवेल्स टू हिम, उसको बताता है द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स वर्क, उसके काम के सही अर्थ को समझाता या बताता है। द एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटोरी ही हैज़ कंकर्ड, कहता है कि राजा शायद उसके द्वारा जीते गई टेरिटोरी या क्षेत्र के ऊपर राज कर सकता है। कंकर्ड होता है जीतना, उसके ऊपर राज कर सकता है। बट ओनली द आर्टिस्ट नोस द वे विदाइन, पर एक कलाकार सिर्फ कला, कहता है कि एक कला को सिर्फ एक कलाकार ही जानता है। लेट मी शो द वे, लाइए मुझे ये रास्ता यहाँ पर दिखाने दीजिए। द दाओ, दाओ ने कहा, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ
द पाथ और द मेथड। जिस दाव का अर्थ है, दोनों ही अर्थ है, वो चाहे रास्ता हो उसमें या फिर उसका तौर तरीका कि कैसे यहाँ से जाया जाएगा। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और इस मतलब यूनिवर्स ब्रह्मांड का जो रहस्यमय तरीका। अब वो कहता है ना कि लाओ मुझे रास्ता दिखाने की आज्ञा दो, तो इस शब्द का अर्थ है कि ब्रह्मांड का जो रास्ता है और वो उसकी विधि, वो सब रहस्यमय बातें हैं। और कहता है कि द पेंटिंग इज गॉन, और जो चित्रकारी है वो वहाँ से गायब हो जाती है। बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, परंतु कलाकार अपने मकसद में सफल होता है। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, इससे मतलब किसी भौतिक या बाहरी दिखावे की अपेक्षा। लेकिन कलाकार अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है और वो कोई भौतिक या बाहरी दिखावा नहीं करता। उसके बाद कहता है अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन टू प्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। कहता है कि एक शास्त्रीय चीनी दृश्य का मतलब लैंडस्केप भूदृश्य, भूमि दृश्य का मतलब कहता है कि इस नॉट मीन टू, उसका यह अभिप्राय नहीं है टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू, कि वह कोई वास्तविक दृश्य को बनाकर दिखाए। एक चाइनीज शास्त्रीय भू आकृति का मतलब ये नहीं है कि वो वास्तविक दृश्य बना के दिखाए। एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जिस तरीके से कोई पश्चिमी जगत की या पश्चिमी देशों की एक मतलब कि जो चित्र सुंदर चित्रकारी होती है ना, फिगरेटिव पेंटिंग मतलब सुंदर सी चित्रकारी होती है, उसकी तरह वो नहीं मानता। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बोरो हिज आइज एंड लुक एट द पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ई सा इट्स। कहता है कि जबकि जो यूरोपियन चित्रकार है वह चाहता है कि आपकी आंखें उधार ले और किसी दृश्य को बिल्कुल उसी प्रकार से देखें जैसे उसने खुद ने देखा था। ठीक है ना। कहता है कि दोबारा देखो, वेयर एज जबकि द यूरोपियन पेंटर, कोई भी यूरोपियन चित्रकार वांट्स यू टू बोरो हिज आइज, वह चाहता है कि आपकी आंखों को उधार ले, मतलब आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें। एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप, और उस विशिष्ट या विचित्र भूदृश्य की तरफ देखे। एग्जैक्टली एज ई सा इट, जैसे कि उसने इसे देखा था पहले। फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, एक विशेष तौर तरीके से। द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, जबकि कोई चाइनीज चित्रकार है वो एक ही व्यू पॉइंट मतलब एक ही बिंदु अपने लिए नहीं चुनता है। उसके बाद कहते हैं कि हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन, हालांकि उसका भूचित्र वास्तविक नहीं होता। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, और आप इसको किसी भी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। देन ट्रैवल इन इट, और फिर इसमें अच्छी तरीके से घूम सकते हैं या इसकी बारीकियों को समझ सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज, जबकि चित्रकार जो है वो आपकी आंखों के लिए कोई रास्ता बनाता है। टू ट्रैवल अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जाने के लिए। देन बैक अगेन, और फिर वापस जाने के लिए। इन आ लिजुअली मूवमेंट, एक बड़े आनंददायक तौर तरीके से, मतलब कोई चित्रकार इस तरह की चित्रकारी करता है। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजेंटल स्क्रॉल। कहता है कि दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, अब कहता है कि यह और भी अधिक, इवन मोर ट्रू, यह और भी अधिक सच्चाई है। इन द केस ऑफ हॉरिजेंटल स्क्रॉल, कहता है कि और यह इस अपने मतलब एक हॉरिजेंटल स्क्रॉल मतलब एक जो मान के चलिए ना, जो समानांतर जो दिया गया है स्क्रॉल, ठीक है ना, उसमें मतलब कि यह मान के चलिए कि यह समानांतर लिपटे हुए कागज़ के मामले में भी तो सही है ना। ठीक है, जिस तरीके से वो चित्रकार उसमें चित्रकारी करता है, तो कहता है कि दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजेंटल स्क्रॉल। अगर कोई स्पष्ट
या समानांतर चित्रकारी है उसमें यह और भी सही या सत्य है। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, जिसमें चित्र के एक हिस्से में वह धीरे से उसके खुलने का रास्ता है। देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू द अदर, और फिर इसके दूसरी तरफ धीरे धीरे लुढ़क कर जाने का। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि जब इनकी चित्रकारी को, किसी भी चाइनीज चित्रकारी को देखते हैं तो उसका जो समानांतर भाग है वो बिल्कुल स्पष्ट इस तरीके से दिखता है, जिसमें कि हम बड़े धीरे धीरे उसमें प्रविष्ट होते हैं या बड़े धीरे धीरे वो हमारे समझ में आनी शुरू होती है, और उसके बाद हम उसमें एंटर हो जाते हैं। एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। और कहता है कि इसके बाद उसमें मतलब कहता है कि जो उसका दूसरा भाग है जो समय का, वह समय के आयाम से जुड़ जाता है। ठीक है ना। कहता है कि उसके बाद कि एड्स जुड़ जाता है आ डायमेंशन ऑफ टाइम, एक समय का आयाम, विच इज़ अननोन इन एनी अदर वे फॉर्म ऑफ द पेंटिंग, जो पेंटिंग के किसी दूसरे भाग से बिल्कुल अलग है। इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, और इसमें देखने वाले का भी समान रूप से हिस्सेदारी जरूरी है। आप कहता है कि हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग, और वही देखने वाला ही इस बात को डिसाइड करता है, इसका निर्णय करता है कि एट व्हाट पेस, की किस एंगल से ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग, कि वह चित्रकारी को देखना शुरू करेगा या इसमें प्रविष्ट होगा। अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकली एज वेल एज मेंटल, और उसमें बराबर रूप से भागीदारी होनी जरूरी है, वो चाहे शारीरिक रूप से या दिमागी तौर से। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आइज, जबकि कोई चाइनीज चित्रकार यह भी नहीं चाहता, जिस तरीके से यूरोपियन चित्रकार चाहते हैं कि वो आपके दिल और दिमाग को अपनी ओर आकर्षित करें, मतलब कि आपकी आंखों को उधार ले लें, लेकिन कोई चाइनीज चित्रकार ऐसा नहीं चाहता। ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड, वह सिर्फ आपके दिमाग में बात बैठाना चाहता है। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, और जिसमें कि एक भू आंतरिक दृश्य होता है, स्पिरिचुअल और एक आध्यात्मिक एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस, और जिसमें विचारों का एक संबंधित स्थान होता है। ठीक है। अब उसमें आगे बस इतना ही करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हाफ बच गया और कल करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।